हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत सोने की चिड़िया था और यूरोप का नज़र उसके खजानों पर पड़ चुकी थी। कुछ व्यापारी जहाज लेकर आए थे लेकिन पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा कर गए। एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी कैसे बनी भारत की सबसे बड़ी ताकत, पढ़ेंगे आज के इतिहास में। यूरोप से आए व्यापारियों ने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने भारत का इतिहास बदल दिया। मसालों की तलाश में निकले यूरोपीय भारत की राजनीति के मालिक कैसे बन गए। 1498 में एक जहाज भारत पहुंचा और यहीं से गुलामी की कहानी शुरू हुई। पहले व्यापार, फिर साजिश और आखिर में शासन, यही थी यूरोपीय कंपनियों की असली कहानी। भारत के बंदरगाहों पर उतरे विदेशी व्यापारी और धीरे धीरे दिल्ली की सत्ता तक पहुंच गए। क्या आपको पता है, भारत में अंग्रेज सबसे पहले राजा बनकर नहीं आया, व्यापारी बनकर के आए थे। एक तरफ भारत की दौलत तो दूसरी तरफ यूरोप की लालच, और शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा खेल। और यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत यहीं से होती है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। एक बार आप लोग मैप देखिए, फिर मजा आएगा। ये मैप आपको, है ना, ये मैप आपको बहुत ही विश्लेषण करने के लिए और बहुत ही चीज़ों को समझने के लिए सबसे कारगर चीज होता है ये मैप। क्योंकि इतिहास को समझने के लिए ज्योग्राफी की समझ थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। व्यापारिक संबंध अगर हम लोग यूरोप के साथ अगर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसकी जड़ें प्राचीन भारत में खोद करके देखेंगे। व्यापारिक संबंध, यूरोपीय कंपनियों की आगमन क्यों हुआ, भारत के साथ यानी कि पश्चिम वाले पूर्व के साथ व्यापार करने को इतना ललायित क्यों थे, क्या वजह थी, क्या कारण था, क्या था भारत के पास जो यूरोप के पास नहीं था। यूरोप के साथ व्यापार तो प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। क्या वह कारण रहा, क्या वह वजह रहा कि उनको समुद्र से रास्ता खोजना पड़ा। जिस बिचौलिए के कंट्रोल में यूरोप और एशिया के व्यापार का नियंत्रण था, आज यूरोप के व्यापारी खुद डायरेक्ट रूप से व्यापार करना चाहते थे। और ऐसी क्या ताकत बन गई थी यूरोप के पास, ऐसी कौन सी आधुनिकता से लैस हो गए थे जो यूरोपीय कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो आप पहले समझिए, ये है हमारा भारत, है ना, ये है इंडिया, है ना, ये भारत है, ये भारत का मैप आप देख रहे हैं, है ना, और ये अफ्रीका है, ये भी देख रहे हैं, और ये यूरोप का क्षेत्र है, ये भी आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग इतिहास जो पढ़ रहे हैं वह इस भारत के साथ यूरोप का व्यापार जो है इसके संदर्भ में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। प्राचीन काल की अगर हम लोग बात करें तो भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार था वह व्यापार यूनान से आरंभ होता है। प्राचीन काल में भारत में एक राजा थे जिसका नाम था कनिष्क। आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। जम्मू कश्मीर में कुंडल वन के क्षेत्र में उन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था और उन्होंने ही एक सिल्क रूट का निर्माण करवाया जो सीधे भारत से होकर के यूनान तक को जाता था रोड। सिल्क, यूनान की महिलाएं दीवानी थी सिल्क के लिए, सूती वस्त्र के कपड़ों के लिए, रेशमी वस्त्र के कपड़ों के लिए। उन्होंने अपनी पूरी खजाना भारत के घरों में भर दिया। और जिस पर नियंत्रण किसका था, कनिष्क का था नियंत्रण। ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सीधे हम लोग पहुंचते थे कहां पे, ये टर्की तक।
और टर्की के बाद शुरू होता है यूरोप की वह कहानी। आप देखते होंगे टर्की और यूरोप के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि। यही बॉस्फोरस जल संधि यूरोप और एशिया को अलग करता है, डिवाइड करता है। और यही एक काला सागर जो नॉर्थ में जाएंगे और साउथ में जाएंगे तो मरमरा सागर है। इसी दो सागरों को बॉस्फोरस जल संधि जोड़ने का काम करता है। कहानी अच्छे तरीके से समझें, है ना। थोड़ा सा किताब भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझेंगे। प्राचीन काल की अगर हम लोग बात करें, है ना, किस काल की, तो प्राचीन काल की। हमारे भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे, शुरू से ही संबंध था भारत यूरोप के मध्य में। और भारत यूरोप के मध्य में जो व्यापारिक संबंध था वह यूनान से आरंभ होता है। लेकिन जब हम लोग मध्यकाल में आते हैं, प्राचीन काल में यूनान से, है ना, यूनान से हमारा व्यापार था, यूनान से व्यापारिक संबंध था, बहुत ही बेहतर संबंध था। और ये भारत के पक्ष में व्यापारिक जो लाभ हो रहे थे भारत के पक्ष में हो रहे थे। मध्यकाल के समय में भारत और यूरोप के मध्य में कई मार्ग खुल गए, कई मार्ग थे। एक मार्ग की हम बात करते हैं, यहां पर देखिए, मैंने कहा कि मध्यकाल में भारत और यूरोप के मध्य में कई मार्ग खुल गए थे। एक मार्ग जो फारस की खाड़ी से आरंभ होता है, और ये देख सकते हैं फारस की खाड़ी, है ना भाई, पेन थोड़ा चल लो यार, ठीक है। यह फारस की खाड़ी से आरंभ होता है। स्थल और जल मार्गों से हमारे भारत का व्यापार होता था। एक मार्ग फारस की खाड़ी तक, इराक और तुर्की तक ये पहुंचता है। इराक और तुर्की के बाद जो हम लोग समुद्र का जो जल का रास्ता देखते हैं, वेनिस और जेनेवा तक ये जाता था। भारत और यूरोप के बीच में सबसे ज्यादा सक्रिय मार्ग इसी को कहा गया है, सबसे ज्यादा सक्रिय मार्ग था। और एक मार्ग था जो हम लोग ये लाल सागर देख रहे हैं, लाल सागर, इस लाल सागर से होकर के व्यापार होता था, लाल सागर से होकर के, और मिस्र के सिकंदरिया तक ये पहुंचती थी। और सिकंदरिया के बाद वेनिस और जेनेवा तक ये पहुंचता था, है ना, इटली और स्विट्जरलैंड। एक और मार्ग था जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ यह फारस की खाड़ी तक, सबसे ज्यादा सक्रिय मार्ग था। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के नियंत्रण में था। याद रखिएगा, अरब वासियों के नियंत्रण में था। बिचौलिया का काम ये लोग करते थे, इसीलिए इनका कब्जा भी, है ना, सबसे ज्यादा था। और मुनाफे की सबसे ज्यादा कमाई अरबवासी करते थे, है ना। एशिया का अधिकांश व्यापार किसके हाथों में, तो अरबवासियों के नियंत्रण में था, कंट्रोल में था। उसी तरीके से भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार का कंट्रोल इस इटली के हाथों में था, है ना, इस इटली के नियंत्रण में था, है ना, इस इटली के नियंत्रण में था। भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार का नियंत्रण इटली के हाथों में, और एशिया का अधिकांश व्यापार का नियंत्रण अरबवासियों के नियंत्रण में था। जैसे में अब यहां पे आप समझ सकते हैं, ये भारत, अभी जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, है ना, ईरान और इराक के बाद आता है यह टर्की। टर्की, इस तरह से एक रूट बना हुआ था भारत और यूरोप जाने के लिए। जैसे में यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो टर्की का हम लोग क्षेत्र देख रहे हैं, यही टर्की, और यही है आपका जिसको हम लोग, है ना, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग काला सागर, ब्लैक सी कहते हैं, काला सागर, यही है काला सागर। और ये जो हम लोग देखते हैं सागर, इसको हम लोग मरमरा सागर कहते हैं, मरमरा सागर, मरमरा सागर। और यही काला सागर और मरमरा सागर के बीच में एक स्ट्रेट है, जल संधि है, और इसी जल संधि को हम लोग क्या कहते हैं, इस जल संधि को हम लोग बॉस्फोरस जल संधि कहते हैं, बॉस्फोरस,
है ना, बास्फोरस जल संधि कहा जाता है, और यही बास्फोरस जल संधि यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। ये जो रूट हम लोग देख रहे हैं, इस रूट को पार करने के लिए, इस जल संधि को पार करके हमको यूरोप में प्रवेश करना होता था। और इस जल संधि पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नियंत्रण टर्की वालों का था, तुर्की वालों का था, तुर्की वालों का था। 1453 की वह कहानी आपको याद होगी। कब की? 1453 में। इसी 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और उस पर कब्जा उस्मानियों ने कर लिया। कुस्तुनतुनिया का पतन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है ना, पतन हो जाता है। और इस कुस्तुनतुनिया पर किसका कब्जा होता है? तो तुर्की का नियंत्रण हो जाता है, तुर्की का। उस समय उस्मानिया एक ताकत के रूप में उभरा और उस्मानियों ने उस कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसे ही तुर्की ने उस पर कब्जा स्थापित कर ली, पूरब और पश्चिम से आने वाला जो व्यापार मार्ग था उस पर नियंत्रण तुर्कियों का हो गया, और तुर्कियों ने उस मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया, है ना। उस मार्ग को क्या किया? उस मार्ग को उन्होंने, है ना, ब्लॉक कर दिया। इस तरह से अब एशिया और यूरोप के बीच में होने वाला जो व्यापारिक मार्ग था वह अवरुद्ध हो चुका था। यहां पे, है ना, क्या हो चुका था? अवरुद्ध हो चुका था। उस्मानियों ने उस पर नियंत्रण जैसे ही स्थापित कर ली, भारत के बीच, है ना, और यूरोप के बीच में जो रोड हम लोग देख रहे हैं, जो स्थल और समुद्र मार्ग से जो रास्ता निकल करके जो भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक मार्ग था, उस पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित करने के बाद, है ना, पश्चिम वालों के साथ उन्होंने व्यापार को कंट्रोल ही कर दिया। यूरोप वाले को अगर हम लोग देखें, आखिर क्या वजह था, क्या कारण था? यूरोप वाले को क्या कारण था कि भाई इतना ये तड़प रहे थे, इतना ललायित हो रहे थे भारत के साथ व्यापार करने को? आखिर वह भारत के पास कौन सी जादू थी, कौन सी वो ताकत थी जिसके लिए यूरोपीय कंपनी एक नया मार्ग का इजाद किया, समुद्री मार्ग का खोज कर दिया? कारण था भारत के पास मसाला था, गरम मसाला। यूरोप वालों को इसकी जरूरत क्यों थी? क्योंकि सर्दियों के समय में जब ठंडी सबसे ज्यादा पड़ती थी तो यूरोपवासी अपने आप को जिंदा रखने के लिए शराब और शूरा का सेवन करते थे। सॉरी, शराब शूरा दोनों की बात है। मांस और शूरा का, मांस का सेवन करना और शराब का सेवन करना उनके जिंदगी का एक हिस्सा था, जान बचाने के लिए। क्योंकि शरीर में गर्मी बना के रखने के लिए ये दोनों चीजों का होना ज्यादा जरूरी था। और मांस को और टेस्टी, और मांस पर उनकी जिंदगी कट रही थी। काला नमक और काली मिर्च उस टेस्ट को सबसे ज्यादा, है ना, जिंदा बनाकर रखा। और यही चाहत थी यूरोपीय कंपनियों की। गरम मसालों की खोज में, गरम मसालों की चाहत में वह भारत तक डायरेक्ट रूप से अब व्यापार करना चाहते थे। है ना, बहुत गर्मी है। वो डायरेक्ट रूप से क्या चाहते थे? व्यापार चाहते थे। अब थोड़ा देर के लिए आप समझिए, 15वीं सदी का वह दौर चल रहा था। 15वीं सदी के दौर में यूरोप की स्थिति को समझिए। यूरोप की स्थिति बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में प्रवेश कर रहा था। इसी समय, इसी युग में, इसी 15वीं सदी के दौरान में जहाज रानी का निर्माण किया जा रहा था। यहाँ पे इसी समय, है ना, जहाज रानी निर्माण हो रहा था। कहां पर? यूरोप में हो रहा था इसी समय। नौ परिवहन विज्ञान का विकास तेजी से हो रहा था। नौ परिवहन निर्माण का जो विज्ञान था वह सबसे तेजी से
इस यूरोप में देखा जा रहा था। और इसी समय यूरोप के लोगों ने, यूरोप के विद्वानों ने कुतुबनुमा, जिसको हम लोग दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, सॉरी, इसी समय यूरोप के लोगों ने कुतुबनुमा, है ना, कुतुब, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, कुतुबनुमा, जिसको हम लोग, है ना, दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। और ये नाविक इसका इस्तेमाल करके, है ना, नए जगहों की लोग खोज करते थे, उसमें बहुत ही बड़ा, है ना, ये कारगर सिद्ध हुआ। इसी 15वीं सदी के दौरान में भौगोलिक और व्यापारिक खोजें हो रही थी, भौगोलिक और व्यापारिक खोजें हो रही थी इस यूरोप में। और यूरोप में हुआ था पुनर्जागरण। आप देखते होंगे जब इटली का कब्जा, जब तुर्की का कब्जा हो गया, जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, जब तुर्की ने उस पर नियंत्रण स्थापित कर ली, तो वहां के बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो हैं वह परेशान हो गए। और परेशान होने के बाद वह लोग उसी के बगल यूरोप के क्षेत्र में, इटली में जाकर के बसे, जो प्राचीन साहित्यों के सबसे ज्यादा ज्ञाता थे, जानकार थे, विद्वान थे। और यहीं से शुरू होता है प्रबोधन और पुनर्जागरण। यानी कि यूरोप में पुनर्जागरण का भी दौर चल रहा था। पुनर्जागरण के उस दौर से वो लोग गुजर गए थे। और इंग्लैंड में आप देखते होंगे औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति आधुनिक मौलिकता और मान्यताओं को यह जन्म दिया, जिसमें लोकतंत्र, भाईचारा, प्रेम, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व सब कुछ समाहित था। उस दौर में जो सबसे आगे था, वह सबसे ज्यादा वो आगे था अरब व वेनिस के जो व्यापारी के अधिकार को। और यहां पर देखिए, यही जो 15वीं सदी का वो दौर था, इसी अरब और वेनिस के व्यापारियों के अधिकार को तोड़कर, तुर्की के झगड़े से वह बचकर सीधे पूर्व के देशों के साथ वो व्यापार करने की चाहत रखते थे। कौन? यूरोप के लोग। समझिए, यहां पे ये कहानी हमने बताया था। अब ये यूरोप के जो वासी थे, ये अरब के व्यापारी और जो वेनिस के जो व्यापारी हैं, इसके एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी इन्हीं के व्यापारियों के ऊपर निर्भर थी। और ये बिचौली के काम करते थे, जिनको ज्यादा फायदा व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा था। अब उन्होंने सोचा कि तुर्की के झगड़े से बच करके हम सीधे क्यों ना भारत के साथ अपना व्यापारिक संबंध को स्थापित करें। इस तरह से पूर्व और पश्चिम के बीच में, है ना, उन्होंने एक नए मार्ग की खोज की। जैसे में यहां पे आप देख सकते हैं, ये है यूरोप। और ये जो कंट्री आप देख रहे हैं यहां पे, है ना, ये कंट्री देख रहे हैं, ये है आपका पुर्तगाल और ये है स्पेन। और इस भौगोलिक खोज के लिए, है ना, सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके कौन आया? तो यही स्पेन और पुर्तगाल आया। स्पेन और पुर्तगाल जो सबसे ज्यादा आगे बढ़कर अग्रणी के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। जैसे में अगर देखा जाए तो पुर्तगाल के एक प्रिंस थे, पुर्तगाल के एक प्रिंस थे जिनका नाम था, राजकुमार थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल के एक, चलिए लिख भी देते हैं, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा लिख लिख के समझाने में, थोड़ा सा, है ना। यहां पे एक पुर्तगाल के राजा थे, ठीक है, चलिए आगे ले लिया जाए। एक पुर्तगाल के राजकुमार थे, है ना, पुर्तगाल के राजकुमार। और इस राजकुमार का नाम था, है ना, राजकुमार थे, इस राजकुमार का नाम था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी, है ना, प्रिंस हेनरी, है ना, द नेविगेटर। इन्होंने भौगोलिक खोजों को बहुत ही सरल, बहुत ही आसान बना दिया, है ना। इन्होंने भौगोलिक खोज को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल बना दिया। और यहीं से शुरू होता है भौगोलिक खोज का युग। यहीं से शुरू होता है भौगोलिक खोज का युग। और भौगोलिक खोज में दो देशों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है।
एक था पुर्तगाली, है ना, एक था पुर्तगाली और दूसरा था स्पेन। दूसरा था कौन? स्पेन था, है ना। स्पेन के एक यात्री थे जिनका नाम था कोलंबस, सुना होगा आपने। स्पेन के एक यात्री थे, इसी समय की बात हो रही है, कोलंबस थे, है ना। कोलंबस नाम था इनका। 1494 की वह कहानी है, 1494 की कहानी है। कोलंबस स्पेन से निकला और उसने अपने मन में चाहत रखी कि हम भारत की खोज करेंगे। लेकिन मार्ग भटकने की वजह से वो सीधे कहां पर पहुंचता है? वह सीधे पहुंचता है, आप यहां पर देखिए, वह सीधे, वो चलता तो है यहां से, लेकिन सीधे वह पहुंच जाता है कहां? अमेरिका पहुंच जाता है। और अमेरिका में उन लोगों को देखता है जो रेड कलर के रहते हैं। उनको लगता है कि यार भारत को हमने खोज लिया, और उन्होंने यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। किसने? कोलंबस ने ये बातें कही थी। कोलंबस भी असफल रहा, है ना, भारत को खोजने में। स्पेन जो 1494 में, है ना, जहां से निकला हुआ वह यात्री कोलंबस, है ना, मार्ग भटकने की वजह से वो अमेरिका की खोज की। पूछा जा सकता है अमेरिका की खोज इसने किया था, ठीक। उसके बाद यहां पर आइए, ये पुर्तगाली एक नाविक थे। 1487 की वह कहानी है ना, 1487 की वह कहानी है। पुर्तगाली एक यात्री थे जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोमू डियाज नाम था, याद रखिएगा, पूछा जाता है ना। बार्थोलोमू डियाज नाम है इनका। 1487 में, और उन्होंने ही उत्मासा अंतरीप की खोज की। जैसे में यहां पर आइए, है ना, ये क्षेत्र देख सकते हैं, यहीं पर है जिसको हम लोग केप ऑफ होप कहते हैं। केप ऑफ होप कहा जाता है। और यहीं पर उन्होंने उत्मासा अंतरिप, यही उत्पासा अंतरिप की उन्होंने खोज की। उत्माशा, है ना, अंतरिप की उन्होंने खोज किया था। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज ने, जिसको उन्होंने तूफानी अंतरिप नाम से संबोधित किया था। इसी को इन्होंने कहा था तूफानी, है ना, तूफानी अंतरिप उन्होंने कहा था, तूफानी अंतरिप कहा। याद रखिएगा, कभी कभी इंफॉर्मेशन भी पूछा जाता है। तूफानी अंतरिप, हालांकि अगर देखा जाए तो एक, है ना, एक क्रम के तहत ये सीधे सीधे इस तटवर्तीय क्षेत्र से कई यात्री आए और उन्होंने एक प्लान के अनुसार, है ना, प्लान के अनुसार उन्होंने काम किया। जैसे बार्थोलोम्यू डियाज की अगर बात कर दिया जाए तो उत्तर अंतरिक्ष की खोज करने के बाद ये सीधे लौट गए। मानचित्रों में वास्को डिगामा को ये बातें बताई गई थी। उसके बाद 1498 यही पुर्तगाली यात्री थे। इसके बाद एक यात्री की प्रारंभ होता है यात्रा, है ना, 1498 में, है ना, 1498 में, जिसका नाम है वास्को डिगामा, जिसका नाम है वास्को, है ना, वास्को डिगामा नाम है, वास्को डिगामा। ये पुर्तगाली के यात्री थे, वास्को डिगामा। और ये पुर्तगाली के यात्री थे और ये चार जहाज लेकर के ये भारत की ओर, भारत की खोज की ओर निकल गए, 4 जहाज लेकर के। अब यहां पर देखिए, आप इसको तो समझ लिए, बार्थोलोम्यू डियाज ने यहां तक खोज कर ली थी। यहां तक आने में पुर्तगाली यात्रियों को तकलीफ नहीं था, उनको जानकारी मिल चुकी थी कि बार्थोलोम्यू डियाज ने, है ना, उत्मासा अंतरिप की खोज की है। अब शुरुआत यहीं से हमको करना था भारत के लिए। कोई अता पता नहीं था कि हमको अब यहां से भारत के लिए जाना कैसे है। वास्को डिगामा 1497 में शुरू किया था अपना सफर। वास्को डिगामा कब 1497 में अपना सफर तय किया और यहां पर पहुंचता है, भारत में पहुंचता है कब? 98 में। लेकिन जब ये यहां पे पहुंचता है उत्मासा अंतरिप के पास तो इसको समझ ही नहीं आता है। लेकिन यहीं पर एक पथ प्रदर्शक मिलता है,
एक बहुत बड़ा व्यापारी था गुजरात का, जिससे मुलाकात होती है। वह गुजरात का एक व्यापारी जिसका नाम है अब्दुल मनीद, है ना, यहीं पर अब्दुल मनीद नाम है, मनीद, जिसको पथ प्रदर्शक कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। किसका? वास्को डी गामा का। और यही बताता है वह रास्ता भारत जाने का। वास्को डी गामा को भारत जाने का वो रास्ता बताता है। और यहीं से वो नाव पे सवार होकर के, है ना, यहीं से वो नाव पर सवार होकर के सीधे ये लोग पहुंचते हैं कहाँ, है ना, हिंद महासागर में पहुंचते हैं। और हिंद महासागर में पहुंचने के बाद ये पहुंचते हैं मालाबार तट पे, है ना। ये देख रहे हैं कौन सा क्षेत्र है, मालाबार तट। ये मालाबार तट पहुंचते हैं। और मालाबार तट में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कालीकट। ये कालीकट में ये प्रवेश करते हैं। और यहाँ के एक हिंदू राजा है जिसका नाम है जमोरिन। यहाँ के एक हिंदू राजा है जिसका नाम है जमोरिन। और जमोरिन ने इस व्यापारिक यात्रियों का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, है ना, बहुत अच्छे तरीके से क्या किया, स्वागत किया। और इसी मालाबार तट पर अगर देखा जाए तो इस मालाबार तट पे क्या आता था, मसाला, रेशम, चीनी मिट्टी की सामग्री, लाख, सूती कपड़ा, जड़ी बूटी, और जड़ी बूटी, मसाला, बहुत सारी सामग्रियों को, है ना, वास्को डी गामा अपने 4 जहाजों पर लाद करके सीधे फिर से इस मार्ग से होता हुआ ये चला जाता है। कहाँ? पुर्तगाल पहुंचता है। और पुर्तगाल पहुंचने के बाद, है ना, पुर्तगाल पहुंचने के बाद सब कुछ काट छाट के उसको मुनाफा में 60 गुना का लाभ होता है। मुनाफा में उसको 60 गुना का लाभ होता है। 60 गुना लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। ये क्रांति थी, 60 गुना लाभ कमाना। अब यूरोप की नजरें, यूरोप की जितनी भी कंपनियां थी उसकी नजरें अब हमारे भारत की तरफ स्पष्ट दिख रहा था। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है ना, यहीं से कहानी शुरू होती है। और जिसमें अलग अलग पार्ट में भारत में व्यापारिक कंपनियां प्रवेश कर जाती है। जैसे में सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली आए, पुर्तगाली, उसके बाद भारत में डच आया, उसके बाद भारत में अंग्रेज आया, उसके बाद डेनिश आया, और उसके बाद फ्रांसिस आया। फ्रांसिस, पुर्तगालियों के आगमन के, है ना। और इस भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे बाद में पुर्तगाली गया। यह क्रम है यूरोपीय कंपनियों का, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसिस। इस तरह से हम लोग बारी बारी करके अब पढ़ेंगे, है ना, पुर्तगालियों ने क्या किया, क्या देन रहा, पूरे डिटेल्स में हम लोग अब पढ़ते चलेंगे 1 बाय 1, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसिस। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।